DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और वो लाइन ये कहती है कि जब तक 9 मई के अंदर मुलव्वस लोग जो हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए तहरीक इंसाफ के लिए, PTI के लिए, वो था एक सियासी टोला, एक सियासी इंतशारी टोला, और इससे मिलते जुलते अल्फाज का उन्होंने बार बार दोहराया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि वो जो रेड लाइन वो कहते हैं फ़ौज वाले कि 9 मई रेड लाइन है, तो वो रेड लाइन अभी इमरान खान के लिए एग्जिस्ट करती है। बाकी PTI के साथ उनकी प्यार मोहब्बत का रिश्ता पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। अली अमीन गंडापुर पेशावर कोर कमांडर हाउस अपनी पूरी काबीना के साथ जा सकते हैं। कई इनके और लोगों के मतलब इतलात आती हैं कि किसी न किसी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर के साथ उनका बराह रास्त या बिलवास्ता रब्ता रहता है। एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद जो 3-4 ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मिलता है, वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलता है। लेकिन एक शख्स जिसके ऊपर वो कहना चाहिए सुर्ख लकीर लगी हुई है अभी, उसका नाम है इमरान खान। क्या 9 मई बिल्कुल एक आम सा दिन था, आम सा वाक़या था? बिल्कुल नहीं। उसको यौम स्याह फ़ौज ने कहा, बिल्कुल सही कहा, वो यौम स्याह था। जब पाकिस्तानी कौम एक ऐसी सूरत हाल के अंदर खड़ी कर दी जाए कि फ़ौज और कौम को आपस में लड़वा दिया जाए, तो इसको यौम स्याह ही से ताबीर करना चाहिए। लेकिन ये यौम स्याह क्यों बना, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे जो हमें 9 मई तक लेकर गए, वो जब तक हम नज़रअंदाज करते रहेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे, तब तक हम सही जो इश्यूज़ हैं, सही जो मसाइल थे उसका ना इदराक कर सकेंगे और ना उसका सही हल तजवीज़ कर सकेंगे। 9 मई होने से पहले हमें जाना पड़ता है 2014 के धरने की तरफ। 2014 का धरना इस्टेब्लिशमेंट की अशीर बाद उसकी सपोर्ट के साथ PTI ने किया, और PTI और पैट का इत्तेहाद जो था वो भी इस्टेब्लिशमेंट की अशीर बाद के साथ हुआ था। पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई जब की गई, तो पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई हो या PTV स्टेशन के ऊपर हमला हो, इसके पीछे भी ब्लेसिंग्स मौजूद थी। जो शुजा नवाज़ साहब ने अपनी किताब के अंदर, जो जनरल आसिफ नवाज़ के भाई हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया है जो बराह रास्त फिंगर पॉइंटिंग करती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की कौन सी फ़िगर जो थी वो इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस थी। और इसमें कोई शक व शुबा था ही नहीं। उस वक्त की जब हम PMLN की हुकूमत से पूछते थे तो हमें बाद में ये भी पता चला कि एक स्टेज के ऊपर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ को बुलवाकर कुछ जो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ थी उनका हवाला दिया, और वो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ जो थी वो उस वक्त निशानदेही करती थी। जो हमें इत्तला मिली वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त DGISI थे उनकी तरफ उनका इशारा था कि ये उनका रोल है इस धरने को सपोर्ट करने के मामले के ऊपर। इसके ऊपर एक बयान दिया है एक वज़ीर ने, मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वज़ारत से छुट्टी करवा दी गई कि क्यों ये बयान दिया। एहतसाब का निज़ाम अगर शुरू करना है आपने, 75-76 सालों में लगे रहेंगे तो फिर तो ट्रक की बत्ती है, नतीजा नहीं निकलेगा। सिर्फ 10 साल सामने रख लें, 2024 में खड़े, 2014 से शुरू कर लें। आज DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। बताइए कि कौन सा फ़र्द था, कौन सा सोच थी जो नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिसने मास्टर प्लान तैयार किया था। अक्टूबर 2010 या अक्टूबर 2011 लाहौर में PTI के जलसे से इस सफ़र का आगाज़ हुआ था। 2013 के इंतखाबात में KP की हुकूमत PTI को दिलवाई गई थी, और उसके बाद जो धरना अगस्त 2014 में शुरू हुआ उसका पर्पज़ एक था कि ज़लीलो रुसवा करके नून लीग को इक़्तिदार से बाहर फेंकना है। ये धरने वाले पार्लिमान के अंदर घुस जाएंगे और घसीट के बाहर लाएंगे नवाज़ शरीफ को, और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, और यूँ इक़्तिदार से छुट्टी हो जाएगी और नया पाकिस्तान जो है उसका सफ़र शुरू होगा। और नए पाकिस्तान की प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी कि 10 साल इमरान खान कम अज़ कम रहेगा, एक हाइब्रिड सेटअप होगा, सामने ये पॉपुलर फेस है, खिलाड़ी है इंटरनेशनल, सामने ये रहेगा, पीछे से हम पाकिस्तान को चलाएंगे। 2014 के धरने में वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, किसी ना किसी तरीके से बचत होगी। पार्लिमान ने लाइव सेशन किया और वो कोशिश नाकाम हो गई। इमरान 126 दिन यहाँ बैठे रहे, लेकिन बाद में वो इज़्ज़त बचाने के लिए बैठे हुए थे कि उन्हें फेस सेविंग मिल जाए यहाँ से उठने के लिए। APS अटैक हो गया, और APS अटैक में जब जनरल राहील शरीफ ने इनको इकट्ठा बिठाया तो उस वक्त इमरान खान उठ के गए। लेकिन किसी ने आज तक ये बताने की कोशिश की कि PTV स्टेशन का असल अटैक करने वालों के पीछे प्लानर कौन था? PTV स्टेशन हो या पार्लियामेंट हाउस हो, कौन था जो वो गैस कटर लेकर आ गए थे और वो पार्लिमान की तरफ जाने वाली ऊपर वो जो जंगले थे उसको काट के आगे जाने की कोशिश कर रहे थे? कभी सच्चाई बता दें, सच्चाई बताएंगे तो सफ़र आगे का जाने का आसान हो जाएगा। इमरान खान एज ए टूल यूज़ हुआ उस सारे मामले के अंदर, पूरा कसूरवार है 100%। जैसे नवाज़ शरीफ IGI के बेनिफिशरी के तौर पर 100% कसूरवार है, IGI बनवाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी। इमरान खान 2014 का 100% कसूरवार है। पीछे इसके जो मुहर्रिर थे उसका भी नाम लें,
उसका एहतसाब करें। नहीं करेंगे तो 9 मई को रूल आउट मत करिए। ये हमारी तारीख भरी पड़ी है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी स्टॉर्मिंग का वाक़या हुआ था, फिर फैज़ाबाद धरना 2017 में करवाया गया था। कभी सच्चाई जानने की, बताने की कोशिश की। आज DGISPR ने कहा कि वो जो पेशावर की पूरी हुकूमत थी वो आके इस्लामाबाद पे धावा बोल रही थी। लॉकडाउन लाहौर, लॉकडाउन फैसलाबाद, लॉकडाउन इस्लामाबाद, ये पॉलिसीज़ कहाँ से आई थी? आसमान से नाजिल थोड़ी हुई थी। पीछे बैक कौन करता था? कभी हमें इस कौम को सच बताना पड़ेगा। और गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। ना कहें कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, सारा कुछ वही किया, ये भी झूठ होगा। इस्टेब्लिशमेंट जब सारा कुछ करती है तो उसके आगे ये जो कठपुतलियाँ उसके आगे नाचने को तैयार होती हैं, ये साथ मिलती हैं तो पाकिस्तान की तबाही का रास्ता खुलता है, वैसे नहीं। और पाकिस्तान का इसमें नुकसान किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया है और इन सियासतदानों ने भी किया है, जो इशारों पर नाच के कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कानून को इधर से उधर मोड़ दो, उधर से उधर मोड़ दो। ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हो जाती हैं, इसके ऊपर नून लीग का बंदा गुम हो तो PTI वाले ढोल पीट रहे होते हैं। अब PTI के बंदे अंदर बंद हैं तो नून लीग वाले खामोशी से खुशी के शादियाने बचा रहे हैं। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ सियासतदानों में कोई हो ही नहीं सकता जो अपने मुखालिफ की इस तरीके से गुमशुदगी के ऊपर तालियां पीट रहा होता है। ये नहीं सोचता कि कल को हुकूमत मेरी गिरी, इनकी बारी आई तो मैं भी ऐसे गुम हो जाऊंगा। हुआ है पीछे नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, अब PTI के साथ हो रहा है, कल इनके साथ फिर होगा जो आज इक़्तिदार में है। लेकिन सबक नहीं सीखते, सबक नहीं सीखते। जब तक नहीं सीखेंगे, इसी तरीके से चोर रास्ते से सीढ़ी लगा के इक़्तिदार की मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान को आइंदा का सफ़र आसान नहीं मिलेगा। मैं आपको 100% यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर जमहूरी सफ़र पर जाना है, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी है, तो इस्टेब्लिशमेंट को वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज बनाई जाती है, और इन कठपुतलियों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। इमरान खान भी कठपुतली, शहबाज शरीफ और बाकी भी ये सारी कठपुतली हैं। क्योंकि जब तक ये जमहूरी सोच के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने की कोशिश नहीं करते, अपनी गलतियों का इतराफ़ नहीं करते। इमरान बताए सच कि 2014 में इसके पीछे कौन था, 2018 में इलेक्शन को रिग करके इसको किसने जितवाया था। पंजाब में तो नशिस्तें भी पूरी नहीं थी, फिर क्यों कहा था कि पंजाब के बगैर मरकज़ की हुकूमत नहीं लूँगा। फिर पंजाब में सीटें कैसे पूरी हुई थी? जहांगीर तरीन के जहाज़ में बंदे किसने पूरे किए थे? कराची में जो 14 सीटें MNA की मिली थी वो किसने दिलवाई थी? सच बताए ना। आज शहबाज शरीफ बताया कि कराची की 17 सीटें जो थीं वो MQM को कैसे गई हैं। पंजाब में लाहौर के जो इंतखाबी नताइज हैं, वो फॉर्म 45 और 47 का रौला सिर्फ लाहौर के नताइज का ही बता दें, वो कैसे आगे से पीछे हुए। कभी इनमें से कोई एक बंदा सच नहीं बोलेगा, और ये हमारे मसाइल का हल भी नहीं है। तो हमें सारों को कलेक्टिवली अपनी गलतियों का एहसास करते हुए आइंदा का सफ़र बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने बच्चों के लिए जो छोड़ के जाए वो कम से कम आज के इस पाकिस्तान से बेहतर छोड़ कर जाए। हमें अपने बचपन में बहुत अच्छा पाकिस्तान मिला था। ये हालत नहीं थे कि बच्चों को बाहर भेजते हुए खौफ हो, पढ़ा लिखा लें वालिदैन बच्चों को, उनको नौकरी ना मिले और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। हमें पाकिस्तान के लिए सबको कुछ खौफ खुदा भी करना चाहिए, और पाकिस्तान को सामने रखते हुए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सामने रखते हुए कुछ पाकिस्तान की फ़िक्र भी करनी चाहिए। DGISPR का एक स्टेटमेंट है 9 मई के लोगों को सज़ा देने के हवाले से, जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सुनिएगा। सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के सामने का इंतजार कर रहे हैं? 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। दूसरा इनके बयान का हिस्सा जो जुडिशल कमीशन के हवाले से मुतालबा आता है, मैं वो भी सुनाना चाहूँगा। दिखाइएगा जी। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे। किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, कहाँ से फंडिंग जा रही थी, कहाँ फंडिंग जा रही थी। वो इस बात का भी अहाता करे। जरूरी है कि हम 9 मई के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। जो बयानिया, जो ज़हन साजी की जाए ना, वो अगले 30 साल अगले कम अज़ कम उसकी सज़ा मिलती है अगर आपने गलत फ़ैसला किया हो। एक हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर।
उसके नाम के ऊपर मुश्तरका, मैं वजाहत नहीं करूँगा कि उसमें कौन कौन से लोग, यूनिफॉर्म के अंदर लोग जिनका रोल था, मुश्तरका मीडिया सेल्स बनाए गए थे नफ़रत के ऊपर मबनी बयानियाँ बनाने के लिए। पीटीआई के साथ इश्तराक था इस्टेब्लिशमेंट का। कोई जहांगीर फंड कर रहा होगा, कोई इस्टेब्लिशमेंट से खुफिया पैसा आ रहा होगा, कोई और एटीएम होगी इमरान खान की, वो पैसा डाल रही होगी। और ये सोशल मीडिया वॉरियर्स जितने तैयार किए गए, जिनको बाद में पकड़ पकड़ के इन्होंने यूट्यूबर्स को उठाया, किसी को मारा, किसी को गायब किया, किसी को कुछ किया, वो थे कौन, ट्रेन किसने किए थे? वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और उस पीटीआई के मुश्तरका सेल के अंदर ट्रेन हुए थे। और उसके अंदर वो नफ़रत पर मबनी बयानियाँ था, जिसमें हर एक पॉलिटिशियन पाकिस्तान में चोर और डाकू था, और इमरान खान के साथ तस्बीह पकड़ाकर उसको हम वलीउल्लाह के तौर पर, रूप के तौर पर पेश करते थे। ये बयानियाँ हमने खड़ा किया, ख़ुद से कोशिश करके बनाया, और उसकी सज़ा अब ये मिल रही है कि इस पूरी कौम में एक्सेप्टेंस नहीं है, ना शरीफ की ना जरदारी की। अब जो मर्जी कहे, आज इन्होंने DGISPR ने कहा 31% जो टोटल वोट पड़े थे उसका पीटीआई को पड़ा 31, बाकी 70% मुखालफिन को पड़े हैं। और अगर आबादी के ऊपर ये परसेंटेज निकालें तो ये 7 परसेंटेज पॉइंट बनती है। तो ये कैलकुलेशन आपकी दुरुस्त होगी, लेकिन ये इर्रेलेवेंट है इस वक्त, क्योंकि जो बयानियाँ बेचा गया लोगों को 10 साल लगाकर उन मुश्तरका मीडिया सेल्स की काविश से, जो यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो ट्रेंड सेट किए गए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल आपका है, बहुत कसूर है आप लोगों का। पीटीआई ने अब उसको स्पेशलाइज़ कर लिया, एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लिया। वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उसी तरीके से उस बयानिए को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुस्बत है, हमने सज़ा पाई है उसकी। जितने हमें हमारी ये लड़कियां प्रोग्राम करती हैं, जितनी अब्यूसिव लैंग्वेज उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी, हम लोगों ने जो कुछ भुगता है वो पिछले पीटीआई के सारे दौरे हुकूमत में, उसमें इस मुश्तरका मीडिया सेल का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा कलीदी किरदार था। टारगेट करते थे कि ये हमारे ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया, या इमरान की हुकूमत को क्वेश्चन किया, या हाइब्रिड रजीम की बात की है, इसको टारगेट करके इसके ऊपर अटैक करो, ताकि ये इस काबिल ही ना रहे कि दोबारा प्रोग्राम करे। अगर यही सोच है ना, तो फिर हम बेहतर नहीं होने वाले। एक लास्ट स्टेटमेंट, इंतशारी टोला आज बहुत हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी दिखाई गई। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। ऐसी सियासी इंतशारी टोला, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। फ़ौज की कभी भी इज़्ज़त के ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए, ना किसी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी करनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय में, मैं हो सकता है 100% गलत हूँ, लेकिन 9 मई के मुतल्लिक मेरी राय यह है कि पीटीआई के जो भी हैंडलर्स थे ना उस वक्त, उनकी सोच ये थी कि आप ये 9 मई करें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाएं, कोर कमांडर है, GHQ है, ISI के ऑफिस हैं। ये जो जनरल आसिम मुनीर है, ये तो आर्मी चीफ रह ही नहीं सकेगा, उसके बाद इसकी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी। ये सोच कार प्रॉब्लम आती है, ये मेरी एज ए जर्नलिस्ट यही अंडरस्टैंडिंग है। और इसके पीछे मैं इस पर भी कन्विंस हूँ कि पीटीआई के वो वाले हैंडलर्स जो 2014 से इसके साथ थे, उसमें से कुछ के आशीर्वाद अभी भी साथ होगी, कुछ उसके बाद भी रहे, कुछ अभी रिटायर हुए रिसेंट पास में, तो उनकी आशीर्वाद शामिल थी। तो ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तान से दुश्मनी है। जिन अरब स्प्रिंग के नाम पर जिन अरब रियासतों के अंदर हमने तबाही होती देखी ना, वहाँ सबसे पहले फ़ौज के इदारे को टूटता हुआ देखा। फ़ौज कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फ़ौज को सियासत में मुदाखलत और हुकूमत बनाने और गिराने के अमल से दूर हो जाना चाहिए।